कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 में, जब 47 खतरनाक अपराधियों को फिलीपींस से वापस साउथ कोरिया लाया जा रहा था। जैसे ही ये कैदी एयरपोर्ट में दाखिल होने वाले थे, भीड़ में से एक आदमी अचानक चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा और उनमें से एक के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, उस आदमी ने अपने बैग में छुपा डेटोनेटर दबा दिया। धमाका इतना बड़ा था कि 7 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई और 30 से ज्यादा पैसेंजर घायल हो गए। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि उन कैदियों को एक खरोंच तक नहीं आई। आज उस खौफनाक हादसे को पूरे 5 साल बीत चुके हैं और अब एक बार फिर उन्हीं अपराधियों को साउथ कोरिया लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बार पिछली गलती को दोहराने से बचने के लिए उन्हें प्लेन से नहीं बल्कि एक कार्गो शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये अपराधी इतने खतरनाक हैं कि उन्हें पोर्ट तक लाने के लिए स्पेशल कमांडो यूनिट तैनात की गई। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ और पूरे टर्मिनल को आम लोगों से खाली कराना पड़ा। उनकी हर हरकत पर ड्रोन और सैटेलाइट्स के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि जरा सी चूक भी ठीक वैसा ही खौफनाक हादसा दोहरा सकती है जैसा 5 साल पहले हुआ था। चेकिंग के दौरान ऑफिसर ली सियोक एक टैटू वाले क्रिमिनल को बहुत मारता है। दरअसल इन दोनों के बीच पहले से ही पुरानी दुश्मनी चल रही थी और ली जब भी गुस्से में होता, अपना गुस्सा इसी कैदी पर निकालता था। पार्क जोंग भी कोई मामूली अपराधी नहीं है। इस आदमी ने मल्टीपल मर्डर और एक लड़की के साथ रेप किया था, जिसकी सजा उसे कोरिया में मिलेगी। हम यहाँ एक और कैदी को देखते हैं जो दिखने में बहुत स्वीट और भोला भाला लग रहा था, पर आप मानेंगे नहीं कि असल में यही इन सब में से सबसे खतरनाक आदमी है। इसी दौरान एक डॉक्टर अपनी नर्स के साथ पोर्ट पर पहुंचता है, जो इन्हीं कैदियों के साथ ही कोरिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वूंग, जो इस पूरे ऑपरेशन का हेड है, कार्गो नेविगेशन हेडक्वार्टर पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसके लोग कंट्रोल रूम में मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं और खुद पूरे सिस्टम की कमान संभाल लेते हैं। इसी दौरान सभी कैदियों को शिप में बैठा दिया जाता है। ली सियोक वार्निंग देते हुए कहता है, अब हम इंटरनेशनल सी में हैं, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर पकड़े गए तो शूट एंड साइट का आर्डर है। जहाँ एक तरफ सभी अधिकारी अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वही डॉक्टर चुपके से कुछ सिरिंज अपने बैग में भर रहा है। इसके बाद वो चुपचाप बेसमेंट की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ ऑफिसर्स से होती है, लेकिन किसी को उस पर जरा भी शक नहीं होता। डॉक्टर आगे बढ़ता रहा और एक सीक्रेट मैप की मदद से शिप के उस हिस्से तक पहुंच गया जिसके बारे में खुद क्रू मेंबर्स को भी जानकारी नहीं थी। अंदर कुछ गार्ड्स या कहे कि गुंडे एक लाश को मॉनिटर कर रहे थे। हम देखते हैं कि उसकी आंखों को सील कर दिया गया है और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसे इसी हालत में जिंदा रखा गया है। डॉक्टर ने जब उसका मुंह खोला तो अंदर कीड़े पड़े हुए थे, जो देखकर उसे घिन्न आ गई। उन गुंडों ने कहा, डॉक्टर तू बहुत बकबक करता है, अपना काम कर और निकल। डॉक्टर चुप रहता है और फिर वही करता है जो उससे कहा गया। वो उस लाश को एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है। फिर बाकी गुंडों में से एक उसे याद दिलाता है कि हर 6 घंटे में ये इंजेक्शन देना जरूरी है, वरना ये मुर्दा चलने लगेगा। वहीं दूसरी ओर सभी कैदियों को खाना दिया जा रहा था। जैसे ही खाने के डिब्बे मिले, ज्यादातर कैदी उस पर टूट पड़े, लेकिन पार्क जोंग शांत बैठा रहा, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह के अंदर एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा छिपा हुआ है, जिसे उसने न जाने कब से वहां छुपा रखा था। कुछ देर बाद जब पुलिस वाले थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हटे, तो पार्क ने मौका देखकर उस मेटल टुकड़े को बाहर निकाला और धीरे धीरे अपनी हथकड़ियां खोलने लगा। पास बैठा एक और कैदी उसे ये करते हुए देख लेता है, जिससे उसमें भी उम्मीद जगी कि वो यहाँ से भाग सकते हैं। इसी बीच हम शिप पर कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें किचन में काम करने के लिए रखा गया था। उनमें से एक आदमी कैदियों के लॉक को तोड़ देता है और फिर वो अपने साथियों को साथ एक रूम में जाता है जहां ढेर सारे वेपन्स रखे हुए थे। जो भी हथियार उनके हाथ लगा, उन्होंने उठाया और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे गैलरी से गुजर रहे थे, उनमें से एक का सूटकेस गलती से एक मेटल पाइप से टकरा गया, जिससे तेज आवाज हुई और पास में तैनात पुलिस वाले अलर्ट हो गए। उनके लीडर ने तुरंत झूठ बोलकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर उनके हाथ में छुपी हुई बंदूक पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या किसी को अलर्ट कर पाते, उन्होंने अचानक हमला कर दिया और पुलिस वालों को बेरहमी से मार डाला। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने पुलिस वालों की लाशों को शिप के फ्रीजर में छुपा दिया और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद वे सीधे कॉकपिट पहुंचे और वहां मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को मार डाला। अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे जो इस शिप को चला सकते थे। इन लोगों ने शिप का सारा कम्युनिकेशन काट दिया, टेलीफोन लाइनों को तोड़ा गया, सभी डिवाइसेस को नष्ट कर दिया गया ताकि किसी भी देश से संपर्क न हो सके।
एक आदमी शिप के ऊपर चढ़ा और मेन लाइन काट दी, जिससे कोरिया में उस शिप की लाइव लोकेशन पूरी तरह बंद हो गई। वहीं शिप के अंदर ऑफिसर डायोन ने देखा कि उसके वॉकी टॉकी में सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने अपनी टीम से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन जब किसी की तरफ से जवाब नहीं आया तो वह खुद ऊपर जाकर पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ पार्क के साथ मौजूद एक कैदी हथकड़ी खोलने में लगा हुआ था, लेकिन उसी दौरान गलती से उसका हाथ एक मेटल पाइप से टकरा गया, जिससे आवाज हो गई। आवाज सुनकर एक पुलिस वाला वहां आया। उसने देखा कि एक कैदी ने लॉक तोड़ दिया है तो वो तुरंत एक्टिव हो गया, लेकिन तभी पार्क ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसका सिर फोड़कर उसकी जान ले ली। पार्क के बाकी साथी भी ऑफिसर्स को मारते काटते हुए सेल तक पहुंचते हैं और इस बीच उन्होंने इतना खून खराबा किया कि जिसकी कोई हद नहीं थी। पार्क अपने लोगों को सभी को मारने के आर्डर्स देता है। इसके बाद उसने उस ऑफिसर के दिल में चाकू घोंपकर उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, लेकिन वो यहीं नहीं रुका। फिर अपनी पेंट उतारी और उसकी लाश पर पेशाब किया ताकि उसके दिल को सुकून मिले। इसी बीच ऑफिसर डायोन ली को ढूंढते हुए डेक पर आ जाती है। जैसे ही उसने डॉक्टर को ऊपर आते देखा, उसने तुरंत पूछा कि वह नीचे क्या करने गया था। डॉक्टर थोड़ा घबरा गया और मन ही मन कोई जवाब सोचने लगा, लेकिन तभी ली वहां पहुंच जाता है, जिससे डॉक्टर बच जाता है। उसी समय एक और ऑफिसर ने देखा कि कोई आदमी शिप के ऊपर चढ़ रहा था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो फटाफट केबिन की तरफ भागे। पार्क के साथ ही सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं, लेकिन अब वहां सिर्फ पार्क की चलने वाली थी। तभी उनमें से एक कैदी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है। वो कहता है, वो पुलिस वाली लड़कियां कहाँ हैं? मुझे उनके साथ मजे करने हैं। लेकिन इतना सुनते ही पार्क ने उसे गोली मार दी और कहा, वो मेरी है। थोड़ी देर बाद वो उस मासूम से दिखने वाले लड़के को भी आजाद कर देते हैं। उसका नाम ली डोइल था। पार्क उसे पिछले 10 सालों से जानता था। उसने कहा, 10 साल हो गए लेकिन तेरा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। फिर पार्क बाकियों को समझाता है कि उसकी शक्ल पर मत जाना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ तो इसके किए हुए काम सुनकर तुम सब डर के मारे यहाँ से भाग ही जाओगे। ली कोरिया जाना चाहता था, लेकिन पार्क ने कहा कि अब ये शिप कहीं नहीं जाएगा, हम सब अब यही रहेंगे। इन सब बातों से बेखबर सियोक जब अपने साथियों के साथ कॉकपिट तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पूरे क्रू की लाशें पड़ी थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कॉकपिट में छिपे लोगों ने उन पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में कुछ लोग मारे गए, लेकिन सियोक, डायोन और कुछ अन्य अफसर किसी तरह बच गए। फिर एक हमलावर ने एक क्रू मेंबर के सिर पर बंदूक रख दी और उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। उसकी चाल काम कर ही रही थी कि तभी डायोन ने बड़ी होशियारी से उसे डिसआर्म कर दिया और मौका मिलते ही सियोक ने उसे गोली मार दी। पायलट काफी डरा हुआ था, लेकिन उसने बताया कि इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन रखा है जिससे कोरिया में संपर्क किया जा सकता है। इधर गोलियों की आवाज सुनकर डॉक्टर घबरा गया। उसने नर्स से पूछा, क्या तुम्हें भी बाहर से गोली चलने की आवाज आई? लेकिन नर्स उस समय बियर के नशे में थी और उसे लगा डॉक्टर मजाक कर रहा है। वो बोली, मैं जाकर देखती हूँ, पर डॉक्टर ने उसे तुरंत रोक लिया और दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। पुलिस को लग रहा था कि क्रिमिनल्स उनके लिए खतरा है और उन क्रिमिनल्स को लग रहा था कि पुलिस वाले उनकी जान के दुश्मन हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली खतरा तो नीचे उनका इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं कि टाइम पर बेहोशी की दवा न मिलने से वो डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है। इसी बीच पार्क अपने लोगों के साथ इंजन रूम की ओर जाता है। रास्ते में उसे कुछ वर्कर्स मिलते हैं जिन्हें मारने में वो जरा भी देर नहीं करते। उन्होंने इंजन रूम में घुसकर बचे कुचे लोगों को भी मार दिया और वो सैटेलाइट फोन उसके तो उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए। अब कोई तरीका ही नहीं था कि ये शिप किसी से संपर्क कर सके। चीफ इंजीनियर ने कहा कि शिप उसके बिना नहीं चल सकती। ये सुनकर सभी कैदी हंस पड़े, क्योंकि उनका इरादा तो शिप चलाने का था ही नहीं। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे साथियों ने भी मरने से पहले यही बोला था। पार्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी ली उसे रोक लेता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ। उन दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी सियोक अपनी बची हुई टीम के साथ उन्हें घेर लेता है। इंजीनियर ने कहा, यहाँ गोली मत चलाना, पर ये लोग कहाँ किसी की सुनने वाले थे। पार्क चाहता था कि वो सियोक को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारे, पर निहत्था होने के बाद भी सियोक की आंखों में उसका कोई डर नहीं था। दोनों ग्रुप्स के बीच बहुत भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई किसी का गला काट रहा था तो कोई किसी का सर फोड़ रहा था। उसी दौरान एक आदमी भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो डेड बॉडी अचानक उसके सामने आ खड़ी हो गई। अल्फा ने उसे इतनी जोर की लात मारी कि उसके शरीर के अंग टूटकर चूर चूर हो गए। सब अपनी आपस की लड़ाई भूलकर बस उस मॉन्स्टर को ही देख रहे थे। अल्फा उन सभी को एक एक करके स्कैन करता है और फिर चाकू उठाकर उन्हें इस तरह काटता है जैसे कि कोई कसाई हो। ऐसा लग रहा था कि उसे प्रोग्राम ही किया गया हो कत्लेआम के लिए। बस उसे ये बताना भूल गए कि किसकी जान बख्शनी है। अल्फा ने एक का सर पकड़ा और उसमें इतनी जोर से अपनी उंगलियां धसाई कि उसका सर पिचक
लटक गया। सब उसे देखकर थर थर कांप रहे थे। लेकिन तभी हम ली को देखते हैं, जिसकी आंखों में उसका जरा भी डर नहीं था। सियोक ने जब उस पर हमला करना चाहा तो अल्फा ने उसे भी बहुत मारा। पार्क ने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, पर उसे खरोच भी नहीं आई। उल्टा उसके घाव बहुत जल्दी भर रहे थे, जिससे उसे मारना और मुश्किल हो रहा था। बाकी लोग बचकर भाग गए, लेकिन अल्फा ने पार्क का पीछा किया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन साइको पार्क अभी भी नहीं समझ पाया था कि उसे हराना उसके बस की बात नहीं थी। अल्फा ने एक हथौड़े से उसके हाथ तोड़ दिए और फिर उसी हथौड़े से उसे पीट पीट कर उसके सर का कचूमर बना दिया। शिप को चलाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए जल्दी वहां वार्निंग के सायरन बजने लगते हैं। इससे पहले सियोक कुछ समझ पाता, अल्फा ने उसे पकड़ लिया। उसकी जान बस जाने ही वाली थी कि तभी ली बीच में कूद पड़ा और उसकी जान बचा ली। डायोन ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन अल्फा की बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर रही थी। उसकी बॉडी में इतना वजन था कि उसे हिला भी पाना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। किसी तरह जान बचाकर भागते हुए ली ने एक मोटे लोहे का गेट बंद करना चाहा, पर अल्फा उसे अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले वो दरवाजा तोड़ देता, उन्होंने हिम्मत करके उसे जोर से लात मारी और इसी बीच दरवाजा बंद हो गया। इसी बीच वूंग एक सैटेलाइट की मदद से उस शिप को समुद्र में ट्रैक कर लेता है। तस्वीरें देखकर वो तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जरूर उन कैदियों ने शिप पर कब्जा कर लिया होगा। वो बार बार एक आदमी के कॉल को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आखिरकार उसे फोन उठाना ही पड़ा। कॉल पर उसका बॉस गुस्से में कहता है कि उस शिप पर जाओ और अल्फा को यहाँ लेकर आओ। वूंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर उसका बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इसी बीच हम उसकी चेस्ट पर टैटू देखते हैं। ऐसा सेम टैटू अल्फा की बॉडी पर भी था। इसका मतलब अल्फा अकेला नहीं था जिसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स थी। फोन कटते ही वूंग बिजली के खंभे पर जोर से मुक्का मरता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि वूंग भी एक सुपर ह्यूमन था। वहीं दूसरी तरफ शिप में कैप्टन सबको छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो बोट को नीचे उतार रहा था तभी वहां अल्फा आ गया। उन दोनों को बेरहमी से मारने के बाद उसने रेस्क्यू बोट के टुकड़े कर दिए ताकि शिप से कोई न भाग सके। पास ही मौजूद नर्स को अपने केबिन के बाहर कुछ जोर जोर से पटकने की आवाजें सुनाई दी। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने बाहर झांका, अल्फा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाया कि उसकी गले की नसें फट गईं। इतनी खूबसूरत लड़की की इतनी भयानक मौत देखकर डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसे ये घिनौना मंजर देखना ना पड़े। ज्यादा देर रुकता तो उसका भी यही हाल होता है, इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर भागा और आखिर में ऑफिसर सियोक और ली से मिला, जो उसी को ढूंढते हुए शिप में भटक रहे थे। सियोक ने डॉक्टर से पूछा, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? इसके जवाब में डॉक्टर ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। दरअसल प्रोजेक्ट अल्फा एक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट था जिसे इओनन जेनेटिक्स नाम की फार्मा कंपनी चला रही थी। ये कंपनी शुरुआत में इंसान को 10 साल तक जवान बनाए रखने वाली टैबलेट बनाती थी, लेकिन इसकी आड़ में वे सुपर ह्यूमन वेपन तैयार कर रहे थे। उन्हें बहुत चोट आई थी, पर डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी फर्स्ट एड किट बेसमेंट में ही छोड़ आया है। सियोक कहता है कि तुम लोग नीचे जाओ, मैं देखकर आता हूँ कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं। इसी बीच हम उन फीमेल प्रिजनर्स को देखते हैं जिन्होंने बड़ी चालाकी से अपने ऊपर नजर रखने वाली ऑफिसर को बंदी बना लिया था। बाहर 2 और कैदी उनकी निगरानी कर रहे थे, पर तभी उन्होंने देखा कि कोई गेट पर जोर जोर से लात मार रहा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते हैं, गेट उड़ता हुआ उनमें से एक के ऊपर गिर जाता है। अल्फा उसके ऊपर चढ़ा और अपने पैरों तले उसके मुंह को रौंद दिया। वो ऑफिसर जिसे उन लोगों ने बांध रखा था, अल्फा ने उसे भी चाकू से गोद गोद कर मार डाला। बचे हुए लोग भागने की कोशिश करते हैं और जो नहीं भाग पाया उसे अल्फा की दरिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी बीच वो डॉक्टर उन लोगों के साथ बेसमेंट में पहुंच गया था। ली ने देखा कि वह उन गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थीं जो अल्फा पर निगरानी कर रहे थे। चारों तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे। लाशों के टुकड़े देखकर ली समझ गया कि यहाँ क्या हुआ होगा। डॉक्टर ने देखा कि उसकी फर्स्ट एड किट वहाँ वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। उसने फटाफट एक बूढ़े कैदी के पैर में टांके लगाए। ली को भी बहुत चोट आई, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने घाव को छुपा रहा था। इसी बीच डायोन को एक क्लासिफाइड फाइल मिलती है जिसमें 1943 के सोल्जर्स के बारे में लिखा हुआ था। कुछ पन्ने पलटते ही उसे एक तस्वीर मिलती है और डायोन तुरंत पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने सभी को मारा है। पता चलता है कि वो 1911 में पैदा हुआ था, यानी ये आदमी 110 साल से जिंदा है। आगे ये भी लिखा हुआ था कि उसे 1943 में जापानी लोगों के साथ वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसने अपना एक हाथ गंवा दिया और जब वो जापानियों के किसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया और उस पर अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट्स किए।
डॉक्टर ने जब आगे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट से सब्जेक्ट वायलेंट और डेंजरस हो जाते थे और उनकी ताकत भी आम इंसान से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। जापानी इन सोल्जर्स को वॉर में इस्तेमाल करना चाहते थे, पर कुछ गड़बड़ हो गई। इसके बाद हमें 1943 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम अल्फा को देखते हैं जिसकी बॉडी को काट काट कर पता नहीं डॉक्टर्स ने उसकी क्या हालत कर दी थी। ऑपरेशन पूरा होते ही जापानीज कमांडर और उसकी बटालियन ने उनके काम की सराहना करते हुए तालियां बजाई, पर उन तालियों से होने वाले शोर से अल्फा की हार्ट बीट तेज हो गई। इससे पहले कि वो इसे कंट्रोल कर पाते, अल्फा जाग गया और एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगा। सोल्जर्स ने उस पर गोलियां चलाई, पर उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने एक मॉन्स्टर बना दिया है। अल्फा एक अल्टीमेट किलिंग मशीन था जिसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं थी। एक डॉक्टर ने उसे अंदर लॉक कर दिया। उसे लगा कि वो बच गया, पर अल्फा ने बिना आंखों के सीधा उसके सर के बीचों बीच गोली मारी, जिससे वो वहीं ढेर को हो गया। इसके बाद वो इस शिप पर कैसे आया, वो अपने आप में ही एक मिस्ट्री थी। वहीं दूसरी ओर सियोक महिला कैदियों के सेल में पहुंचता है, पर वहां भी उसे सिर्फ लाशें ही मिलती हैं। एक को तो ऐसे मारा गया था कि वो बेचारी न भाग सकती थी, न अपना बचाव कर सकती थी। इसी बीच बचे हुए लोग जान बचाते हुए एक लिफ्ट में आते हैं। लिफ्ट नीचे जा ही रही थी कि तभी अल्फा उस पर कूदकर उसकी केबल तोड़ देता है, जिससे लिफ्ट बीच में फंस जाती है। इसके बाद उसने लोहे की चादर को ऐसे फाड़ दिया जैसे कि वो कोई कागज हो। उसने एक को पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचकर उसे नोचने लगा। सियोक ने पहुंचने में देर कर दी थी। उसने सबसे पहले उस फीमेल प्रिजनर की लिफ्ट से निकलने में मदद की, लेकिन उस दूसरे कैदी की जान बचाना इतना आसान नहीं था। वो कैदी भी ये बात समझ गया था, इसीलिए उसने उन दोनों को बचाने के लिए अल्फा को रोके रखा। जल्द ही लिफ्ट टूट गई और वो दोनों सीधा कई फीट नीचे जा गिरे। धमाका इतना तेज था कि आवाज बेसमेंट तक सुनाई दी, लेकिन जब सियोक ने नीचे झांका तो पाया कि वो अभी तक जिंदा था। वही वोंग अपने लोगों के साथ शिप पर पहुंच गया था। उसके लोग लैंड करने से पहले खुद में सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे उन्हें कुछ देर के लिए सुपर ह्यूमन पावर्स मिल जाती है। इसी बीच सियोक अल्फा से जान बचाते हुए किचन में आ जाता है। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उस कैदी को कहा कि वो फ्रीजर में छिप जाए। कुछ देर बाद अल्फा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा। सियोक ने उस पर कई गोलियां चलाई, पर सब की सब बेकार चली गई। अल्फा ने उसे उठाकर पूरे किचन भर में पटका, जिससे उसकी हालत खराब हो गई, पर फिर भी सियोक ने हार नहीं मानी। उसने अल्फा के हाथ में चाकू दे मारा और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसने अपने दांतों से उसे काटना शुरू कर दिया। अल्फा उसे मारता रहा, लेकिन जब तक सियोक ने उसके हाथ को काटकर अलग नहीं कर दिया, उसने उसे छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में मौत का कोई डर नहीं था, लेकिन आखिर में अल्फा ने उसे जोर से लात मारकर उसकी गर्दन तोड़ दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वही वो फीमेल प्रिजनर फ्रिज के अंदर से आवाज कर देती है, जो अल्फा सुन लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो उन्हीं लाशों के बीच मरे होने का नाटक करने लगी। अल्फा जब गेट तोड़कर अंदर आया तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो शरीर की गर्मी से अपने शिकार को ढूंढता था। यहाँ तक कि वो उसके इतने करीब आ गया था कि उसकी सांसें अल्फा के चेहरे को छू रही थीं, पर अंदर इतनी ठंड थी कि अल्फा कुछ महसूस नहीं कर सकता था। इसी बीच अल्फा को हेलीकॉप्टर की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वो वहां से चला गया। वोंग जैसे ही शिप में आया, उसने देखा कि चारों ओर लाशें पड़ी हुई थीं। सोल्जर्स ने एक एक कोने की तलाशी ली, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे पहले वो आगे बढ़ते, वो फीमेल प्रिजनर मदद की उम्मीद में भागते हुए उनके पास आ पहुंची। उसने कहा, जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो वो आ जाएगा, पर वोंग ने वहीं उसे गोली मार दी। उनकी आवाज सुनकर डायोन और डॉक्टर उन तक पहुंच गए, पर जब उन्होंने सामने लाश पड़ी देखी तो वो समझ गए कि ये उन्हें बचाने नहीं आए। डायोन ने तुरंत उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन वोंग ने उसे भी मार दिया। वो बाकियों को भी मारने वाला था, पर तभी ली सुपर स्पीड से उन सोल्जर्स को ऐसा करने से रोक लेता है। वोंग सोच में पड़ गया कि ये कौन है, पर जब उसने उसके कपड़े फाड़कर उसकी चेस्ट पर वो निशान देखा तो वो समझ गया कि ये उनमें से ही एक था। ली इस शिप में जानबूझकर आया था ताकि वो उन तक पहुंच सके। वोंग ने जब उसे गौर से देखा तो उसे याद आ गया कि वो कौन था। दरअसल सालों पहले दो गैंग्स आपस में भिड़ गई थीं, जिसमें सभी ने एक दूसरे को मार दिया। उन मरने वाले लोगों में ली भी शामिल था। वोंग ने सभी की लाशें उठाई और उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया। उन दर्जनों लाशों में सिर्फ ली ही था जिस पर उनकी दवा का असर हुआ था, पर जब पहले कुछ घंटों तक उसकी बॉडी में कुछ हरकत नहीं हुई तो उसे मरा हुआ समझकर उसे बाकी लाशों के साथ ठिकाने लगाने को कहा गया। इसके बाद उन सभी को एक पिग फार्म में लाया गया और उन पर कोई चीज छिड़की गई ताकि सुअर उन लाशों को अपना चारा समझकर खा जाए। पर तभी ली को होश आ जाता है और जब उसने सुना कि यहाँ उसे मारने की बातें हो रही हैं, तो उसने वह मौजूद हर एक आदमी को मार दिया और भाग गया। जल्द ही उसे समझ आ गया कि अब वो कोई आम इंसान नहीं था,
पर फिर भी उसने कोशिश की उसके बारे में किसी को पता न चले और खुद को दुनिया से छुपा कर रखा। पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। जल्द ही वूंग ने उसकी फैमिली को ढूंढ लिया और उसकी वाइफ और बेटे को मार दिया। शुरुआत से लेकर अब तक ये सब ली की साजिश थी ताकि वो अपने परिवार के कातिलों तक पहुंचकर उनसे बदला ले सके। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी वह अल्फा आ जाता है। वूंग ने कहा, सिर्फ इसके सर पर गोली मारना, जिसके बाद सोल्जर्स ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। अल्फा किसी तरह खुद को शील्ड करते हुए एक एक को मारता चला गया। इसी बीच डॉक्टर और वो कैदी मौका मिलते ही वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि हेलीकॉप्टर अभी भी वहीं खड़ा था। वो जल्दी से अंदर घुसे और पायलट के सर पर बंदूक रखकर उसे यहाँ से चलने को कहा। पर ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि पायलट तुरंत उन दोनों को गोली मार देता है और इस तरह इस शिप में आने वाले सारे इंसान मारे जा चुके थे। बचे थे तो सिर्फ मेटा ह्यूमंस। वहीं अंदर अल्फा वूंग पर अटैक करता है, पर वो बाकियों की तरह मामूली टारगेट नहीं था। वूंग ने कहा, तुम बहुत महंगे हो, काश तुम्हें मारना न पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल गया। वूंग ने उसे बहुत मारा और बेरहमी से अल्फा का गला रेंत कर उसका काम तमाम कर दिया। अब शिप पर सिर्फ वूंग और ली ही बचे हुए थे। उन दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। दोनों ही बराबर ताकतवर थे, लेकिन वूंग के पास मिलिट्री का एक्सपीरियंस था जो ली पर बहुत भारी पड़ रहा था। उसे मारने से पहले वूंग ने उसे कहा, तुम्हारे बेटे की शक्ल हूबहू तुमसे मेल खाती है। तुम्हें मारकर मुझे वही दिन याद आ रहा है जब मैंने उसे मारा था। ये सुनकर ली गुस्से से पागल हो गया। उसने वूंग को कई बार चाकू से स्टैब किया और उसे इतनी जोर की लात मारी कि वो रेलिंग तोड़ते हुए सीधा समुद्र में जा गिरा। ली इतने पे ही नहीं रुका, वो भी उसके साथ नीचे कूद गया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। इस काली रात के बाद जब अगले दिन का सूरज उगा तो शिप में हुए कत्लेआम की खबर एक नेशनल हेडलाइन बच चुकी थी। हम वूंग में बॉस को देखते हैं जो अपने नए टेस्ट सब्जेक्ट्स का इंस्पेक्शन करने आया था। साइंटिस्ट ने उसे बताया कि उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो इतने दबाव में काम नहीं कर सकते। पर बॉस ने उसे समझाया कि डरो मत, सब कुछ कंट्रोल में है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। इसके बाद वो एक सेल में आया जिसके अंदर उन लोगों ने एक बच्चे को कैद कर रखा था। पता चलता है कि उस दिन वूंग ने ली के बेटे को नहीं मारा था, क्योंकि उसके अंदर भी ली की तरह सुपर ह्यूमन पावर्स थी जो उसे जन्म से मिली थी। उन्होंने उसे कैद में रखकर बड़ा किया, जिसकी बेचारे ली को जरा भी भनक नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था उन लोगों ने उसे मार दिया। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र की तेज लहरें ली को बहाते हुए एक बीच पर ले आई। वहां पड़े कचरे को देखकर ली समझ गया कि वो कोरिया में है। अब इसके आगे ली क्या करेगा ये तो हमें इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा। क्या आप इसके अगले सीक्वल के लिए एक्साइटेड है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।